नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक प्रसिद्ध कहानी जहां लक्ष्मी कैद है को लेकर प्रस्तुत हुई हूं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई कहानी है, जिसके लेखक राजेंद्र यादव हैं। चलो तो प्रारंभ करते हैं जहां लक्ष्मी कैद है कहानी को। जरा ठहरिए, यह कहानी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के बारे में नहीं, लक्ष्मी नाम की एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी कैद से छूटना चाहती है। इन दो नामों में ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है, जैसा कि कुछ क्षण के लिए गोविंद को हो गया था। एकदम घबराकर जब गोविंद की आंखें खुली तो वह पसीने से तर था और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं अचानक उसका धड़कना बंद न हो जाए। अंधेरे में उसने 5-6 बार पलकें झपकाई। पहली बार तो उसकी समझ में ही न आया कि वह कहाँ है, कैसा है। एकदम दिशा और स्थान का ज्ञान वह भूल गया। जब पास के हॉल की घड़ी ने 1 घंटा बजाया तो उसकी समझ में ही न आया कि वह घड़ी कहाँ है, वह स्वयं कहाँ है और घंटा कहाँ बज रहा है। फिर धीरे धीरे उसे ध्यान आया। उसने जोर से अपने गले का पसीना पोंछा और उसे लगा उसके दिमाग में फिर वही खटखट गूंज उठी है जो अभी गूंज रही थी। पता नहीं सपने में या सचमुच ही। अचानक गोविंद को ऐसा लगा था जैसे किसी ने किवाड़ पर 3-4 बार खटखट की हो और बहुत गिड़गिड़ाकर कहा हो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और वह आवाज़ कुछ ऐसे रहस्यमयी ढंग से आकर उसकी चेतना को कोचने लगी कि वह बौखलाकर जाग उठा। सचमुच ही वह किसी की आवाज़ थी या महज उसका भ्रम। फिर उसे धीरे धीरे याद आया कि यह भ्रम ही था और वह लक्ष्मी के बारे में सोचता हुआ ऐसा अभिभूत सोया था कि वह स्वप्न में भी छाई रही। लेकिन वास्तव में यह आवाज़ कैसी विचित्र थी, कैसी साफ थी। उसने कई बार सुना था कि अमुक स्त्री या पुरुष से स्वप्न में आकर कोई कहता था, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर वह धीरे धीरे स्थान की बात भी बताने लगता था और वहाँ का खुदवाने पर कड़ाहे या हांडी में भरे सोने चांदी के सिक्के या माया उसे मिली और वह देखते देखते मालामाल हो गया। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अनाधिकारी आदमी ने उस द्रव्य को निकलवाना चाहा तो उसमें कोड़िया और कोयले निकले, या फिर उसके कोढ़ फूट आया, या घर में कोई मृत्यु हो गई। कहीं इसी तरह धरती के नीचे से उसे कोई लक्ष्मी तो नहीं पुकार रही है। और वह बड़ी देर तक सोचता रहा। उसके दिमाग में फिर लक्ष्मी का किस्सा साकार होने लगा। वह मोह इच्छन सा पड़ा रहा। दूर कहीं दूसरी घड़ियाल ने फिर वही 1 घंटा बजाया। गोविंद से अब नहीं रहा गया। रजाई को चारों तरफ से बंद रखे हुए ही बड़े संभाल कर उसने कोहनी तक हाथ निकाला। लेटे ही लेटे अलमारी के खाने से किताब कॉपियों की बगल से उसने अधजली मोमबत्ती निकाली। वहीं कहीं से खोजकर दिया सलाई निकाली और आधा उठकर, ताकि जाड़े में दूसरा हाथ पूरा न निकालना पड़े, उसने 2-3 बार घिसकर दिया सलाई जलाई। मोमबत्ती रोशन की और पिघले मोम की बूंद टपकाकर उसे दावत के ढक्कन के ऊपर जमा दिया। धीरे धीरे हिलती रोशनी में उसने देख लिया कि पूरे किवाड़ बंद हैं और दरवाजे के सामने वाली दीवार में बने जाली लगे रोशनदान के ऊपर दूसरी मंजिल से हल्की हल्की जो रोशनी आती है वह भी बुझ चुकी है। सब कुछ कितना शांत हो चुका है। बिजली का स्विच यद्यपि उसके तख्त के ऊपर ही लगा था, लेकिन एक तो जाड़े में रजाई समेत या रजाई छोड़कर खड़े होने का आलस्य, दूसरी लाला रूपाराम का डर। सुबह ही कहेगा, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है आजकल, जिसका सीधा अर्थ होगा कि बड़ी बिजली खर्च करते हो। फिर उसने चुपके से, जैसे कोई उसे देख रहा हो, तकिए के नीचे से रजाई के भीतर ही भीतर हाथ बढ़ाकर वह पत्रिका निकाल ली और गर्दन के पास से हाथ निकालकर उसे 47वें पन्ने को 20वीं बार
खोलकर बड़ी देर घूरता रहा। 1 बजे की पठानकोट एक्सप्रेस जब दहाड़ती हुई गुजर गई तो सहसा उसे होश आया। 47 और 48 जो पन्ने उसके सामने खुले थे, उनमें जगह जगह नीली शाही से कुछ पंक्तियों के नीचे लाइनें खींची गई थी। यही नहीं, उस पन्ने का कोना मोड़कर उन्हीं लाइनों की तरफ विशेष रूप से ध्यान खींचा गया था। अब तक गोविंद या उनके आसपास की लाइनों को 20 बार से अधिक घूर चुका था। उसने संकित निगाहों से इधर उधर देखा और फिर एक बार उन पंक्तियों को पढ़ा। जितनी बार वह उन्हें पढ़ता, उसका दिल एक अनजान आनंद के बोझ से धड़क कर घूमने लगता और दिमाग उसी तरह भन उठता जैसे उस समय भन आया था जब यह पत्रिका उसे मिली थी। यद्यपि इस बीच उसकी मानसिक दशा कई विकट स्थितियों से गुजर चुकी थी, फिर भी वह बड़ी देर तक काली शाही से छपे कहानी के अक्षरों को स्थिर निगाहों से घूरता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा, यह अक्षरों की पंक्ति एक ऐसी खिड़की की जाली है जिसके पीछे बिखरे बालों वाली एक निहिरी लड़की का चेहरा झांक रहा है। और फिर उसके दिमाग में बचपन की सुनी कहानी साकार होने लगी। शिकार खेलने में साथियों का साथ छूट जाने पर भटकता हुआ एक राजकुमार अपने थके मांदे घोड़े पर बिल्कुल वीराने में समुद्र के किनारे बने एक विशाल सुनसान किले के नीचे जा पहुंचा। वहां ऊपर खिड़की में उसे एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी बैठी दिखाई दी, जिसे एक राक्षस ने लाकर वहां कैद कर दिया था। छोटे से छोटे विवरण के साथ खिड़की में बैठी राजकुमारी की तस्वीर गोविंद की आंखों के आगे स्पष्ट और मूर्त हो गई और उसे लगा जैसे वही राजकुमारी उन रेखांकित छपी लाइनों के पीछे से झांक रही है। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख गई हैं, उसके होठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाल जैसे लगते हैं। जैसे उसके पूरे शरीर से एक आवाज़ निकलती हो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। गोविंद के मन में उस अनजान राजकुमारी को छुड़ाने के लिए जैसे रह रहकर कोई कुरेदने लगा। एक आध बार तो उसकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि अपने भीतर रह रहकर कुछ करने की उत्तेजना को वह अपने तख्त और कोठरी की दीवार के बीच में बची 2 फीट चौड़ी गली में घूम घूम कर दूर कर दे। तो क्या सचमुच लक्ष्मी ने यह सब उसी के लिए लिखा है? लेकिन उसने तो लक्ष्मी को देखा तक नहीं। अगर अपनी कल्पना में किसी जवान लड़की का चेहरा लाए भी तो वह आखिर कैसी हो? कुछ और भी बातें थी कि वह लक्ष्मी के रूप में एक सुंदर लड़की के चेहरे की कल्पना करते डरता था। उसकी ठीक शक्ल सूरत और उम्र भी नहीं मालूम उसे। गोविंद यह अच्छी तरह जानता था कि यह सब उसी के लिए लिखा गया है, ये लाइनें खींचकर उसी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। फिर भी वह इस अप्रत्याशित बात पर विश्वास नहीं कर पाता था। वह अपने को इस लायक भी नहीं समझता था कि कोई लड़की इस तरह उसे संकेत करेगी। यूँ शहरों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन यह सोचा भी नहीं था कि गांव से इंटर पास करके शहर आने के 1 हफ्ते में ही उसके सामने एक सौभाग्यपूर्ण बात आ जाएगी। वह जब जब इन पंक्तियों को पढ़ता तब तब उसका सिर इस तरह चकराने लगता जैसे किसी 10 मंजिले मकान से नीचे झांक रहा हो। जब उसने पहले ये पंक्तियां देखी थी तो इस तरह उछल पड़ा था जैसे हाथ में अंगारा आ गया हो। बात यह हुई कि वह चक्की वाले होल में ईंटों के तख्त जैसे बने चबूतरे पर बड़ी पुरानी काठ की संदूकची के ऊपर लंबा पतला रजिस्टर खोले दिन भर का हिसाब मिला रहा था। तभी लाला रूपाराम का सबसे छोटा 9-10 साल का लड़का रामस्वरूप उसके पास आ खड़ा हुआ। यह लड़का एक फटे पुराने से चेस्टर की, जो निश्चित ही किसी बड़े भाई के चेस्टर को कटवा कर बनवाया गया होगा, जेबों में दोनों हाथों को ठूसे पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गोविंद जब पहले ही दिन आया था और हिसाब कर रहा था, तभी यह लड़का भी आ खड़ा हुआ था। उस दिन लाला रूपाराम भी थे, इसलिए सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह उनके सुपुत्र में भी काफ़ी रुचि रखता है, उसने उससे नियमानुसार नाम, उम्र और स्कूल क्लास इत्यादि पूछे थे। नाम रामस्वरूप, उम्र 9 साल, चुंगी प्राइमरी स्कूल में
क्लास में पढ़ता था। फिर तो सुबह शाम गोविंद उसे चेस्टर की छाया से ही जानने लगा। शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। चेस्टर के नीचे नेकर पहने होने के कारण उसकी पतली टांगें खुली रहती और वह पाँवों में बड़े पुराने किरमिच के जूते पहने रहता, जिनकी फटी निकली जीभों को देखकर उसे हमेशा दुम कटे कुत्ते की पूँछ का ध्यान हो आता था। थोड़ी देर उसका लिखना ताकते रहकर लड़के ने चेस्टर के बटनों के कसाव और छाती के बीच में रखी पत्रिका निकालकर उसके सामने रख दी और बोला, मुंशी जी, लक्ष्मी जीजी ने कहा है हमें कुछ और पढ़ने को दीजिए। अच्छा, कल देंगे, मन ही मन भन्नाकर उसने कहा। यहाँ आकर उसे जो मुंशी जी का नया खिताब मिला है, उसे सुनकर उसकी आत्मा खाक हो जाती। मुंशी नाम के साथ जो एक कान पर कलम लगाए, गोल मैली टोपी, पुराना कोट पहने मुड़े तुड़े आदमी की तस्वीर सामने आती है, उसे 20-22 साल का युवक गोविंद संभाल नहीं पाता। लाला रूपाराम उसी गांव के हैं। शायद उसके पिता के साथ 2-3 जमात पढ़े भी थे। शहर आते ही आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई चला सकने के लिए किसी ट्यूशन इत्यादि या छोटे पार्ट टाइम काम के लिए लाला रूपाराम से भी वह मिला तो उन्होंने अत्यंत उत्साह से उसके मृत बाप को याद करके कहा, भैया तुम तो अपने ही बच्चे हो, जरा हमारी चक्की का हिसाब किताब घंटे आध घंटे देख लिया करो और मज़े में चक्की के पास जो कोठरी है उसमें पड़े रहो, अपना पढ़ो। आटे की यहाँ तो कमी है ही नहीं। और अत्यंत कृतज्ञता से गदगद वह उनकी कोठरी में आ गया। पहली रात हिसाब लिखने का ढंग समझते हुए लाला रूपाराम मोतियाबिंद वाले चश्मे के मोटे मोटे कांचों के पीछे से मोरपंखी के चंदोवे सी दिखती आंखों और मोटे होठों से मुस्कुराते उनका सम्मान बढ़ाने को मुंशी जी कह बैठे तो वह चौंक गया। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ जम जाने के बाद वह विनम्रता से इस शब्द का विरोध करेगा। रामस्वरूप से मुंशी जी नाम सुनकर उसकी बोहें तन गई, इसीलिए उसने उपेक्षा से उत्तर दिया था, कल जरूर दीजिएगा। रामस्वरूप ने फिर अनुरोध किया। हाँ भाई, जरूर देंगे, उसने दांत पीसकर कहा, लेकिन चुप ही रहा। वह अक्सर लक्ष्मी का नाम सुनता था। हालांकि उसकी कोठरी बिल्कुल सड़क की तरफ अलग ही पड़ती थी, लेकिन उसमें पीछे की तरफ जो एक जालीदार छोटा सा रोशनदान था, वह घर के भीतर नीचे की मंजिल के चौक में खुलता था। लाला रामस्वरूप का परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे सामने की तरफ पनचक्की थी। पीछे कई तरह की चीज़ों का स्टोर रूम था। इस लक्ष्मी नाम के प्रति उसे उत्सुकता और रुचि इसलिए भी बहुत थी कि चाहे कोठरी में हो या बाहर, पनचक्की के होल में हर 5वें मिनट पर उसका नाम विभिन्न रूपों में सुनाई देता था। लक्ष्मी बीवी ने यह कहा है, रुपये लक्ष्मी बीवी के पास हैं, चाबी लक्ष्मी बीवी को दे देना। और उसके जवाब में जो एक पतली तीखी सी अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनाई देती थी, उसे गोविंद पहचानने लगा था। अनुमान से उसने समझ लिया कि यही लक्ष्मी की आवाज़ है, लेकिन स्वयं वह कैसी है, उसकी एक झलक भर देख पाने को उसका दिल कभी कभी बुरी तरह तड़प सा उठता। लेकिन पहले कुछ दिनों उसे अपना प्रभाव जमाना था, इसलिए वह आँख उठाकर भी भीतर देखने की कोशिश न करता। मन ही मन उसने समझ लिया कि यह लक्ष्मी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिक्कत यह थी कि भीतर कुछ दिखाई भी तो नहीं देता था। सड़क के किनारे 3-4 दरवाजे वाले इस चक्की के होल के बाद एक 8-10 फीट लंबी गली थी। तब फिर भीतर चौक था। पहली मंजिल काफ़ी ऊंची और मजबूत थी और चौक के ऊपर लोहे का जाल पड़ा था। उस पर से ऊपर वाले लोग जब गुजरते थे तो लोहे की झंझनाहट से पहले तो उसका ध्यान हर बार उधर चला जाता था। बच्चे तो कभी कभी और भी उछल कर उस पर कूदने लगते थे, जहाँ से तो जब तक किसी बहाने पूरी गली पार न की जाए कुछ भी दिखना असंभव था। चूँकि गुसलखाना और नल इत्यादि उसी चौक में थे,
जिनकी वजह से नीचे प्राय सीलन और गीलापन रहता था। इसलिए सुबह चौक में जाते हुए अत्यंत सीधे लड़के की तरह निगाहें नीचे किए हुए भी वह ऊपर की स्थिति को भांपने का प्रयत्न करता था। ऊपर सिर उठाकर आंख भर देख पाने की उसमें हिम्मत न थी। अपनी कोठरी का एकमात्र दरवाज़ा बंद करके तख्त पर चढ़कर मकड़ी के जाले और धूल से भरे जालीदार रोशनदान से झाँक कर उसने वहाँ की स्थिति को भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन वह कमबख्त जाली कुछ इस ढंग से बनी थी कि उसके फोकस में पूरा सामने वाला छज्जा और एक आध फुट लोहे का जाल भर आता था। वहाँ कई बार उसे लगा जैसे दो छोटे छोटे तलवे गुजरे। बहुत कोशिश करने पर टखने दिखे। हाँ, है तो किसी लड़की के पैर, क्योंकि साथ में धोती का किनारा भी झलकता था। उसने एक गहरी सांस ली और तख्त से उतरते हुए बड़े एक्टराना अंदाज में छाती पर हाथ मारा और बुदबुदाया, अरे लक्ष्मी जालिम, एक झलक तो दिखा देती। मुंशी जी, तुम तो देख रहे हो, लिखते क्यों नहीं? रामस्वरूप ने जब देखा कि गोविंद धीरे धीरे होल्डर का पीछा हिस्सा दांतों में ठोकता हुआ हिसाब की कॉपी में अपलक को कुछ घूर रहा है, तो पता नहीं कैसे यह बात उसकी समझ में आ गई कि वह जो कुछ सोच रहा है उसका संबंध सामने रखे हिसाब से नहीं है। आज केवल इतनी ही कहानी इस वीडियो में। तो अब मिलते हैं।